हेलो स्टूडेंट, विजन क्लासेस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर मैटर का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हमारे लिए रेलवे एग्ज़ाम, एनटीपीसी इन सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे, पीवाईक्यू हैं सारे के सारे और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने YouTube पे पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में डाला हुआ है, तो आप उसको भी जाके सर्च करके देखिए विजन क्लासेस गोरखपुर के YouTube चैनल पे, और भी चीज़ें आप देखते रहिएगा। आगे चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो कि देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा कि फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिया गया स्टेटमेंट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है, क्या कथन है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या कह रहा है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने पे जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। एवं जल का हिमांक घट जाता है। देखिएगा क्या कह रहा है, शुद्ध जल में जब आप नमक को घोल रहे हो तो जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, और उस जल का हिमांक घट जाता है। मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है एंड और कह रहा है कि जल का हिमांक घटता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट घटता चला जाता है, घटता चला जाता है। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट है इसी में, दूसरा है कथन, कह रहा है जब जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ सही है, सॉरी, कह रहा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। अब देखिएगा दो पॉइंट कह रहा है कि पहला, शुद्ध जल में जब नमक हम लोग डालते हैं तो क्वथनांक, छोटी सी बात है भाई, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। आप कभी भी देखिएगा, कभी भी आप देख लीजिएगा कि आपके पास शुद्ध जल है, तो आपको पता है कि शुद्ध जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, शुद्ध जल का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब इसमें आप सॉल्ट डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, जब इसमें आप सॉल्ट डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह बढ़ जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वह बढ़ जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मिथाइल अल्कोहल डालने पे जल का क्वथनांक घट जाता है। मींस इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह क्या होता है, घट जाता है। तो देखिएगा केवल और केवल 1 सही है, यह दूसरा नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर है इसमें केवल 1, तो केवल 1 सही है। देखिएगा यहां पे टिक लगाइएगा, ऑप्शन पे केवल 1 सही है, 2 नहीं सही है, यह नहीं सही है। 1 और 2 दोनों नहीं सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह भी बिल्कुल नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 पे बी पे टिक लगाइएगा, जिसमें क्या है, केवल 1 सही है। तो ऑप्शन बी केवल 1 सही है। यही क्वेश्चन है, आंसर है केवल 1 की शुद्ध जल में नमक को घोलने पे जल का क्वथनांक तथा हिमांक, क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, देखिएगा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए यह ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, शिफ्ट 1 में। तो इसको देखिएगा, कह रहा है जल की कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है इन सभी में, जल की कठोरता को दूर करने के लिए? देखिए जल क्या होता है, सॉफ्ट वाटर, मृदु वाटर होता है, एक कठोर वाटर होता है। तो कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कैल्शियम, इसका नहीं करते हैं, यह गलत है भाई। यहां इसका करेंगे, देखिए क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ऑप्शन सही है। इस पे लगा लीजिएगा टिक, इसका नाम लिख लीजिएगा सोडियम कार्बोनेट डेका
हाइड्रेट, हाइड्रेट सॉरी, डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका नाम है। और यह जल की कठोरता को दूर करने के लिए सही ऑप्शन है, यह सही है आपका ऑप्शन है। बाकी का NaCl नहीं, हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, गलत ऑप्शन है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही ऑप्शन है। चलिएगा अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं, रस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा भाई? कह रहा लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं, मतलब कि लोहे से बनी वस्तु में जंग लगना क्या होता है भाई? कोरोजन संचारण, लेकिन क्या, कौन सा? देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है, क्या है ऑप्शन नंबर 1? संचारण तथा यह भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल गलत भाई, यह भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह दोनों नहीं हो सकता, तो यह ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। कह रहा विलयन तथा, दूसरा ऑप्शन है विलयन तथा यह एक भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है भाई। हाँ, यह भौतिक परिवर्तन नहीं है, लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल गलत है ये भाई, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। अब कह रहा है संचारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है, हाँ बिल्कुल सही है, यह सही है आपका, संचारण तथा एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिएगा लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वह कैसा परिवर्तन होता है? संचारण तथा रासायनिक परिवर्तन होता है। याद रखिएगा आप कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना क्या होता है? कोरोजन कहलाता है, कोरोजन संचारण होता है, तथा यह एक केमिकल चेंजेज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कह रहा विलयन तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल नहीं, विलयन हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिएगा विलयन ये होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे रिएक्शन कैसे होंगे भाई? कह रहा है कि Fe आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन कह सकते हैं, मोइस्ट ऑक्सीजन मींस एयर, हाँ एयर के साथ ये रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन प्लस H2O के साथ, एयर के साथ ये रिएक्शन करता है, तो यह क्या बना लेता है? Fe2O3 इसकी फॉर्मेशन करता है, हाँ Fe2O3 की फॉर्मेशन करता है। अब देखिएगा यह ऑक्साइड बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है, और यह फेरस ऑक्साइड, अब देखिएगा यह फेरस ऑक्साइड क्या होता है आपका, यह याद रखिएगा, यह आपका ऑक्साइड ही क्या, कैसा रिएक्शन क्या होगा? केमिकल परिवर्तन करता है, फेरस ऑक्साइड बना रहा है, तो मींस यह कैसा है? केमिकल परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, और इसमें क्या होता है? संचारण होता है, संचारण होता है। संचारण का मतलब क्या? कि कोई चीजें क्या हो, जैसे आप आयरन है वह धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाए, तो संचारण, कोरोज होना, यानी कि खत्म होना, नष्ट होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संचारण। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है? क्या कह सकते हैं? देखिए, बाय चेंजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ए मैटर कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कह रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। रुकिएगा, वेट, देखिएगा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका नहीं है, देख लीजिए यहां पे मैं बता दे रहा हूं क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, डी याद रखिएगा, तापमान, तापमान, और यहां भी लिख लीजिएगा ऑप्शन डी टेम्परेचर, ऑप्शन डी क्या है आपका? टेम्परेचर है, जो कि इसमें है नहीं, तो चलिए मिस प्रिंट हो गया है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि बाय चेंजिंग विच द फॉलोइंग ऑफ ए मैटर, कह रहा है नीचे
किसमें चेंज किया जाए कि मैटर जो हो वह कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कह रहा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कि किसमें, इन सब में आयतन, घनत्व, आकार तथा तापमान, इन सब में किसमें परिवर्तन किया जाए कि मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तित हो जाए। किसमें क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए कि मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑप्शन आप लगाएंगे, देखिए आयतन, नहीं भाई आयतन में परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, आयतन आप घटाइए बढ़ाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। घनत्व, डेंसिटी को घटाने बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई, यह भी ऑप्शन गलत है। आकार, आकार को बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत है। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए यह भी गलत है, यह भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि क्या है, तापमान। ऑप्शन नंबर डी जो कि टेम्परेचर है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी टेम्परेचर है, यह सही है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ठोस के कणों के संदर्भ में, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, निम्न में से क्या सही है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू पार्टिकल ऑफ सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल के लिए इन सब में कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है ये यादृच्छिक, यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, मींस ये इनका मोशन कैसा होता है, मूवमेंट कैसा होता है, रैंडम होता है। बिल्कुल गलत भाई, यह रैंडम मोशन नहीं करते, ठोस अवस्था तो रैंडम मोशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, आप याद रखिएगा कि ठोस के जो पार्टिकल होते हैं वह बहुत अधिक इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं। इस तरह से देखिएगा, ऐसे बंधे हुए ठोस के पार्टिकल क्या है, बहुत ज्यादा यहां पे क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अंतर आणविक बल यहां पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो भाई ये रैंडम मोशन कर ही नहीं सकते। सॉलिड के बीच क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता, हाई होता है, हाई होता है। तो यह रैंडम मोशन करेंगे नहीं, यह रैंडम मोशन नहीं करेंगे। याद रखिएगा कि ठोस के क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, स्पेस बहुत कम होता है, तो यह रैंडमली मोशन नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। अब उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, मतलब कि क्या कह रहा, लार्ज गैप होता है। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन गलत है। ये भी लार्ज नहीं होगा, आपको अभी दिखा दिया गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा रहेगा वह उतना ही क्या होंगे, उतना ही नजदीक नजदीक जुड़े होंगे, उतना ही नजदीक नजदीक ये अट्रैक्ट रहेंगे। देखिए ये सब के सब क्या है, अट्रैक्ट है, नजदीक नजदीक। तो कह रहा है कि भाई यह कह रहा है कि अंतराल इनमें बहुत ज्यादा है, तो नहीं, ऑप्शन ये भी गलत है। तो कह रहा व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, देयर अरेंजमेंट इन एन ऑर्डरली मैनर। कह रहा है कि इनका अरेंजमेंट क्या होगा, ऑर्डरली मैनर होगा। दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन, बिल्कुल गलत। तो यह भी गलत है, उनके बीच न्यूनतम अट्रैक्शन आकर्षण होता, नहीं भाई गलत है यह। तो हमारा कौन सा सही है, यह। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, मतलब कि इनका जो अरेंजमेंट होता है वह मैनर में होता है, एक पैटर्न में होता है। इनका अरेंजमेंट क्या होता है, एक लॉन्ग रेंज पैटर्न में, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में। जैसे यहां पे देखिए इनका जो अरेंजमेंट है, देखिएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों का अरेंजमेंट अभी मैं दिखा दे रहा हूं आपको कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का अरेंजमेंट कैसा होगा। मान लीजिए देखिए यह एक बॉक्स एंड दूसरा एंड तीसरा ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। तो देखिएगा आप क्या इसमें होगा, कह रहा है कि अब यहां पे देखिए, वेट अब देखिएगा इनका अरेंजमेंट कैसा होगा। देखिए सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ये मैनर में अरेंज होते हैं, कुछ इस तरह से, एकदम एक मैनर में ऐसे अरेंज होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल इस तरह से अरेंज होते हैं। और कह रहा लिक्विड के पार्टिकल देख लीजिएगा भाई, लिक्विड के पार्टिकल कोई मैनर नहीं, इस तरह से अरेंज होंगे, कहीं भी अरेंज होंगे।
मैनर में अरेंज नहीं होंगे, व्यवस्थित नहीं होंगे। अब देखिएगा यहां पे कह रहा है गैस के पार्टिकल, तो ये तो और भी, इनका तो और भी मैनर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, यह ऐसे ही रैंडमली मूव करते हैं। तो देखिए यह सॉलिड के पार्टिकल हैं, सॉलिड के पार्टिकल जो कि कैसे अरेंज है, एक व्यवस्थित तरीके से विन्यासित है, अरेंज है। और यह क्या है, लिक्विड के पार्टिकल हैं भाई, लिक्विड के पार्टिकल हैं। जो लिक्विड के पार्टिकल, कुछ व्यवस्था नहीं है इनकी, एंड गैस का तो बिल्कुल नहीं होता है। गैस की व्यवस्था क्या होती है, बिल्कुल एकदम, यह क्या है, रैंडम, किधर भी कहीं भी मूवमेंट करते रहते हैं। तो गैस की व्यवस्था क्या है, एकदम नहीं है। गैस, यह गैस स्टेट है, तो यह कहीं भी मूवमेंट करते रहते हैं। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पे लगा लीजिए। और यह क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी जेईई में, तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा होती है, किन की वजह से अम्लीय वर्षा होती है? हाँ, एसिड रेन अकर। एसिड रेन क्यों होती है भाई, किसकी वजह से एसिड रेन होती है? तो आप याद रखिएगा भाई, किसकी वजह से एसिड रेन होती है। तो यहां पे देखिए एसिड रेन कैसे होती है भाई, आप जानते हो कि जहां पे ज्यादा पॉल्यूशन हो, मींस जहां पे संख्या किसकी ज्यादा हो। अब याद रखिएगा, जहां पे यहां पे SO2 है, जहां पे देखिएगा, जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा, मींस पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे जब बारिश होती है, वाटर, जब बारिश होगी तो वाटर H2O क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर, मींस एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होने की वजह से वाटर क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन भी एयर में प्रेजेंस है, प्लस H2O प्लस H2O, इनके साथ रिएक्ट करके, अब देखिएगा इनके साथ रिएक्ट करके, वैसे ये दो स्टेप में रिएक्शन होती हैं, बट मैं आपको एक स्टेप में दिखा दे रहा हूं। तो देखिएगा ये कैसे होते हैं, मैं पहले देखिए दो स्टेप में करके देखते हैं। चलिए आ जाइए भाई, रिएक्शन कैसे होगा। तो देखिएगा यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर H2O, हाँ, यह क्या बना लेते हैं, H2SO3। फिर से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वहीं पे, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, या देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यह बनाते हैं H2SO4, ऑक्सीडेशन हो जाता है इनका, वहीं क्या बना लेते हैं, H2SO4। और यह क्या है, H2SO4 जो है हमारा एसिड है, क्या है, एसिड है। याद रखिएगा H2SO4 क्या है, एसिड है। और यह H2SO4 ही क्या होता है, बारिश के रूप में पृथ्वी पे गिरता है, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एसिड रेन कह देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि एसिड रेन क्या होती है भाई, जब सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, यहां एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस ज्यादा हो जाए और वह वाटर, बारिश हो रहा है तो बारिश के साथ संपर्क में आके वह कन्वर्ट होता है H2SO3 हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद वह वहीं एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, इससे रिएक्ट करके यह सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेजेंट हो जाता है। किस, क्या कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, एसिड कहते हैं, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड रेन बारिश के रूप में कहां, पृथ्वी पे गिरती है, अर्थ पे आती है, तो इसीलिए कह दिया गया कि भाई वह क्या होता है, एसिड रेन होता है। सेम ऐसे ही इनका भी रिएक्शन हो जाता है कि NO2 रिएक्ट विथ H2O टू फॉर्म क्या बनाते हैं, ये HNO, देखिएगा HNO3 बना लेते हैं। अब देखिएगा, याद रखिएगा कि HNO3 जो है, अब इसको बैलेंस भी कर देते हैं भाई हम लोग, HNO3 प्लस यहीं पे फिर से नेक्स्ट HNO2 पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद यह वो यहां पे वाटर ऑक्सीजन भी रख दीजिए। तो देखिए ये HNO3 में कन्वर्ट होते हैं, मतलब कि एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां पे प्लस ऑक्सीजन भी रखिए, बैलेंसिंग कर लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यह किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड में कन्वर्ट होते हैं। यह HNO3 एसिड है, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड, क्या कहते हैं,
नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और नाइट्रिक एसिड जो है यह अर्थ पे आता है भाई, यह अर्थ पे आता है बारिश के रूप में, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन हमारा कौन कौन सा सही है भाई, ऑप्शन देखिए SO2 भाई सही है, SO2 सही है, तो यह भी सही हो सकता है और यह दोनों भी सही हो सकते हैं। तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, इसमें से एक नहीं दोनों होंगे तो यह ऑप्शन गलत है। हाँ, ए और बी दोनों सही है, तो यहां टिक लगाइए कि ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही। तो एसिड रेन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, अब देखिएगा कह रहा है अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई, अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई, कितनी अवस्थाएं तय की गई भाई पदार्थ की। तो कह रहा हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय साइंटिस्ट सो फार, अभी तक, हाँ अभी तक कितने। तो देखिए यह क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखिएगा यह क्वेश्चन आया हुआ है आपका आरआरबी जेईई, हाँ और गुवाहाटी में आया हुआ है, तो याद रखिएगा। देखिए आरआरबी जेईई में यह क्वेश्चन आया हुआ 2014 में, कह रहा कि कितने कितने यहां पे अवस्थाएं बताई गई साइंटिस्टों के द्वारा। तो भाई यह गलत है, आपको पता है, इससे पहले जो वीडियो डाला हमने उसमें भी पढ़ाया है, तो उसको भी आप जाके देखिएगा, डिटेल में देखिएगा उसको। अब देखिए कि यहां पे देखिए ऑप्शन बी गलत, बिल्कुल गलत, तो ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी। टोटल कितने, 5 स्टेट बताए गए हैं। अब कौन कौन से बताए गए हैं यह भी अभी बता दिया जा रहा है भाई। हाँ, ऑप्शन डी भी गलत है, डी भी गलत है, याद रखिएगा कि ऑप्शन डी भी गलत है। टोटल कितने स्टेट है, 5 स्टेट। कौन कौन से हैं भाई, तो आपको पता है पहला सॉलिड स्टेट है, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा आपका है गैसियस स्टेट, हाँ। अब देखिए चौथा आपका क्या है, चौथा आपका है प्लाज्मा, चौथा आपका है प्लाज्मा। एंड पांचवा आपका क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, तो याद रखिएगा इसको बीई भी शॉर्ट में कह देते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो यह 5 स्टेट साइंटिस्टों द्वारा बताए गए हैं, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा यह 5 स्टेट बताए गए हैं। याद रखिएगा कि यह 5 स्टेट कौन कौन से होते हैं, यह 5 स्टेट कौन कौन से होते हैं। पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो इसका वीडियो हमने डिटेल में बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, जब डाला जाएगा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका वीडियो, तो वहां पे आप आके देखिएगा कि कितने स्टेट्स होते हैं, क्या होता है डिटेल में। अब देखिएगा नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, यह पॉइंट आप देख लीजिए कि यहां नीचे दी गई आकृति है, यह आपका सॉलिड स्टेट है, हाँ यह लिक्विड है, यह गैसियस स्टेट है और यह प्लाज्मा है। प्लाज्मा में देखिए, प्लाज्मा में क्या बनाया हुआ है, तो देखिएगा मैं यहां बना के दिखा दे रहा हूं। प्लाज्मा में, हाँ प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा में क्या है, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। देखिए यह वह है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा होता है, आयनित होता है, आयंस में पाया जाता है, इसीलिए कह रहा है कि प्लाज्मा कैसा है यहाँ पे भाई, तो आप देख लीजिए प्लाज्मा आयनित है, आयंस में है, तो यह प्लाज्मा होता है। अब देखिए कह रहा है कि इनसे आपको क्या पता चलता है, तो एक एक सॉलिड स्टेट, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये 4 आपके स्टेट्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब देखना है आपको कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट, क्या क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं, और भी चीजें हैं फिर बता रहे हैं, अभी आगे देखिए। कह रहा पदार्थ की चारों अवस्थाओं का आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। भाई इसमें पूछ रहा है कि नीचे दी गई आकृति से
क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? ऑप्शन को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं लगाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें? ये पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। भाई ये तो लगाया जा सकता है इससे अनुमान, तो की चारों अवस्था इसमें दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है आपका? गलत है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा गलत है। कह रहा प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। अब देखिए भाई, इससे तो हम लोग बिल्कुल नहीं पता लगा सकते ये वाला पॉइंट। ऑप्शन बी बिल्कुल इससे नहीं पता लगा सकते। कह रहा कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है। हाँ बिल्कुल तरल पदार्थ है भाई। कह रहा है कि इसको सभी कोशिकाओं में मौजूद है, यह सभी शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है। यह फ्लूइड होता है, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। कह रहा है यह फ्लूइड होता है, प्रेजेंट होता है सभी बॉडी में। तो इससे यह नहीं पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, इससे यह नहीं पता लगाया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है यह भी ध्यान से सुन लीजिए। यह आकृति पदार्थ की चौथी अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। तो भाई चौथी अवस्था यहां पे हमें दिख रही है ना, फोर्थ स्टेट दिख रहा है मैटर का। तो फोर्थ स्टेट तो पता चल रहा है भाई, पता चल रहा, हम लोग पता कर सकते हैं इस फिगर से कि कौन सी है। फिर कह रहा है यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी बिल्कुल दे रही है। भाई यह चारों अवस्था की जानकारी दे रही है पदार्थ की। तो क्या नहीं दे रहा है? तो क्या नहीं दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन सी और डी भी क्या है? गलत है। यह चारों स्टेट के बारे में बता रहा है। अब देखिए, अब इसमें कुछ और भी है, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? सॉलिड स्टेट, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। कह रहा है कि जब आप इसको हीट करते जाओगे, देखिए सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फिर लिक्विड को जब आप हीट करोगे तो यह गैस में कन्वर्ट होगा, और ज्यादा हीट करोगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा। भाई देख लीजिएगा, सॉरी हाँ, यह कह रहा है हीट जैसे जैसे ऐड करेंगे तो यह प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा। देखिएगा यहां पे क्या होगा, यहां पे आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी सॉलिड जब आप उसको धीरे धीरे हीट करते जाएंगे ना तो वह किसमें? आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस यह निगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन है एंड पॉजिटिव वाले न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में दिख जाएंगे, और यह सब क्या है? एटम है, तो यह दिखेंगे। तो मतलब कि हीट करते जाएंगे ना तो यह प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आयंस में कन्वर्ट होने के बाद वह क्या कहता, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्लाज्मा कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें याद रखिएगा। यह क्या है आपका? ऑप्शन सी एंड डी गलत है। हाँ ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है भाई? इफ अमोनिया गैस देन कैम्फर इज, तब कैम्फर क्या है? क्वेश्चन मार्क लगाया है। यदि अमोनिया क्या है? गैस है, तो कैम्फर क्या है? यह पॉइंट, यह देखिए क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। हाँ पूछे गए हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसको देखिए कि क्या बनेंगे। तो देखिए कह रहा है कि अमोनिया गैस है। भाई आपको पता है अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, और यह किस फॉर्म में पाया जाता है? गैस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस स्टेट है। अमोनिया क्या है? यहाँ पे गैस है, याद रखिएगा। अमोनिया क्या है? गैस है। यदि अमोनिया गैस है तो कैम्फर क्या हो सकता है? तो कैम्फर तो गैस हो नहीं सकता। कपूर कैसा? आपने कपूर देखा होगा। कपूर आपको मार्केट से सॉलिड स्टेट में मिलता है। कैसा मिलता है? सॉलिड में मिलता है। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी तरल तो होगा नहीं। तो कैसा होगा कपूर? कपूर कैसा होगा? सॉलिड होगा, ठोस होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब देखिए अर्ध ठोस का मतलब क्या है? कंक्रीट्स। मतलब कंक्रीट्स का मतलब क्या? कि जिसमें एकदम यदि कोई सबस्टेंस है उसमें बिल्कुल भी स्पेस ना हो, उसमें एकदम ठसाठस भरा हुआ हो मैटर, तो उसको हम लोग कहते हैं ठोस। अर्ध ठोस या कंक्रीट कह देते हैं उसको। हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध ठोस या कंक्रीट कह देते हैं। तो देखिए कैसा? ठोस। कपूर आपने देखा होगा, कपूर किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर यह 10 है। याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा कट गया है, तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गलत है, हाँ इनकरेक्ट है। कौन सा कथन गलत है? यहां पे क्या है? यहां पे गलत है, याद रखिएगा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह देखिएगा कौन सा कथन गलत है। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी जेई में, आरआरबी किसमें है? एएलटी में भी है, हाँ टेक में भी है, तो याद रखिएगा। और शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो यह ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ लग रहा है क्वेश्चन, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है यह आपको पहचानना है, याद रखिएगा गलत को पहचानना है कि कौन सा कथन गलत है। तो चलिए देखते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? स्थिर अवस्था में होते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आपने पढ़ा होगा कि क्या होते हैं? मैटर के जितने भी कण होंगे ना, वह क्या होते हैं? रैंडमली मोशन करते रहते हैं, रैंडमली। यदि वह सॉलिड में है तो वह स्थिर नहीं रहेंगे, वह वाइब्रेट करते रहेंगे अपने प्लेस पे। अपने प्लेस पे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं भाई, गलत। ऑप्शन नंबर 1 गलत। यह कोई भी पदार्थ होगा, उसका जो पार्टिकल होंगे ना, वह हमेशा क्या करते हैं? रैंडमली मोशन करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। आप यहां पे बताया गया भी होगा, ऑप्शन में आपको लिक्विड में पढ़ाया भी जाएगा कि लिक्विड में क्या पॉलन ग्रेन डाल के, हाँ जिगजैग वह मोशन करने लगता है पॉलन ग्रेन, इस तरह का। तो लिक्विड के पार्टिकल आप चाहे आप किसी भी चीज में लिक्विड लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप कुछ भी डालिए, आप कलर डाल देते हैं तो धीरे 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 आप उसको मिलाइए मत, वैसे ही देखते हैं तो कलर क्या होता है? पूरे जो भी चीजों में आप लिए रहते हैं, हाँ पूरा का पूरा कलर क्या होता है? उसमें स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। जैसे इसमें आपने क्या डाला? यह लिक्विड है, पानी है, हाँ वाटर ले लिया आपने, और इसमें आपने कोई थोड़ा सा कलर डाल दिया, ऐसे थोड़ा सा एक दो आपके यहाँ नील होगा, नील को ऐसे क्या करिए? इसमें डाल दीजिए, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, तो देखिएगा नील पूरा का पूरा इसमें क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा, पूरा का पूरा। उस जिस भी चीजों में बाल्टी में डालेंगे तो भी पूरा का पूरा नील क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा। याद रखिएगा पूरा का पूरा नील स्प्रेड हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल याद रखिएगा कि पदार्थ के कण कभी भी स्थिर नहीं रहते, तो ऑप्शन ए गलत है। कह रहा पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। तो गलत है कौन सा? सॉरी गलत पूछ रहा है ना, तो गलत में गलत तो यही है, गलत तो ऑप्शन नंबर ए ही है, हाँ तो गलत यही है, तो सही यही माना जाएगा। ऑप्शन ए क्या है आपका? राइट आंसर है। तो देखिएगा, हाँ ऑप्शन ए सही। पदार्थ के कण छोटे होते हैं, हाँ भाई बिल्कुल छोटे होते हैं, हाँ पदार्थ के कण बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जब स्टार्टिंग में पढ़ा होगा डाल्टन की थियरी, तो डाल्टन ने कहा था कि भाई किसी भी पदार्थ को, बड़े से बड़े पदार्थ को हम जब तोड़ते हैं, मान लीजिए यह बहुत बड़ा पदार्थ है, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो यह छोटा होगा और छोटा होगा और छोटा होगा और छोटा और छोटा, एकदम छोटा। जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना, उसी को हम लोग एटम कह देते हैं, एटम कहते थे डाल्टन के अनुसार। वह क्या कहलाता था? एटम कहलाता था। तो आप याद रखिएगा कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। तो यहां पे कह रहा आप भाई, यह भी क्या है? ऑप्शन सही है। यह क्या है? यह बातें सही है, लेकिन ऑप्शन गलत है इसमें। याद रखिएगा कि बात तो सही है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहां गलत पूछ रहा है। कौन सा ऑप्शन गलत है? तो गलत आपका पहला है। दूसरा क्या? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह भी आप कहने के लिए बात तो सही है, हाँ लेकिन इसमें ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पदार्थ के कण सभी क्या करते हैं? यूनिवर्स में कुछ भी चीजें हैं, सब के सब एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। याद रखिएगा पदार्थ के कण सब के सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ कोई कुछ भी हो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कोई भी पदार्थ हो, कुछ भी हो, वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यह यहां पे देखिए बात तो सही है, लेकिन यहां पे ऑप्शन गलत है भाई, ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बिल्कुल होता है भाई, पदार्थ के कण के बीच एम्प्टी स्पेस होता है। हाँ
इनके बीच रिक्त स्थान होता है यह कहने के लिए सही है, लेकिन ऑप्शन गलत है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल होता है। वाटर आप ले लीजिए, वाटर में आप शुगर डाल दीजिए, आपको दिखाई देता है क्या? शुगर घुलने के बाद क्या होता है? एकदम उसमें मिक्स हो जाता है। यानी कि वाटर में क्या होता है? पदार्थ है, उसके बीच क्या होते हैं? स्पेस होते हैं। स्पेस की वजह से शुगर उसमें क्या होता है? चला जाता है, शुगर उसमें बैठ जाता है। तो पदार्थ के बीच क्या होते हैं? स्पेस होते हैं। अब एक कंडीशन और, हाँ, प्रेशर से आप देखते हैं, यदि उसमें स्पेस ना हो, आप प्रेस करिए, कुछ भी लीजिए, आप सिरिंज ले लीजिए, इस तरह से सिरिंज ले लीजिए। देखिए स्पेस कैसे पता करेंगे कि पदार्थ के बीच स्पेस है? तो आप सिरिंज ले लीजिए, एक इंजेक्शन ले लीजिए, कुछ इस तरह से होते हैं भाई। इसको यहां से ब्लॉक करिए, ऐसे हाथ लगा के यहां से ब्लॉक कर दीजिए, और इसमें जो पिस्टन लगा हुआ है, इस तरह से पिस्टन लगा हुआ है भाई, उसमें जो भी होगा, पिस्टन को आप क्या करिए? ऊपर से प्रेस करिए, नीचे की साइड में प्रेस करिए, यहां से ब्लॉक करिए। तो एयर इसमें जो रहेगा ना, वह क्या होगा? धीरे 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 दबेगा, थोड़ा बहुत तो दबेगा, एयर दबेगा। या आप इसमें वाटर भर लीजिए, वाटर रख लीजिए, वाटर को आप यहां से खींचिए और उसको रख लीजिए, लेकिन उसको दबाएंगे तो क्या होगा? वह दबेगा, प्रेस होगा। क्यों प्रेस होता है? क्योंकि इसके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, इसके बीच रिक्त स्थान होता है, इसलिए वह क्या होते हैं? प्रेस होते हैं। तो यह भी ऑप्शन गलत है, बट बातें जो है वह सही है। याद रखिएगा, बातें सही हैं, लेकिन ऑप्शन यहां पे गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे इनकरेक्ट पूछा है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन 1 क्या है यहां पे? पहला ऑप्शन ए क्या है यहां पे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए क्या है? इनकरेक्ट। पार्टिकल ऑफ मैटर आर ए स्टेशनरी स्टेट, बिल्कुल नहीं भाई, ऑप्शन ए क्या है? गलत है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट 11 क्वेश्चन 11 में देखिएगा भाई, हाँ, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है, याद रखिएगा। कह रहा विच लॉ इन साइंस डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर। हाँ, यह दरोगा या यूपी दरोगा में पूछा गया होगा, बिहार में भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि इंस्पेक्टर के क्वेश्चन में पूछा गया है ये। हाँ, तो देखिएगा आगे कह रहा है कि कौन सा इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा पालन नहीं कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें मिश्रण के घटक उनके गुणों के बराबर रखते हैं। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है भाई। मिक्सचर के कंपोजिशन, आप शुगर डालिए, शुगर मीठा होता है भाई। हाँ, शुगर मीठा होता है, पानी में आप डालते हैं तो वह उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है, कि मतलब वह मीठा है, टेस्ट उसका वैसा है, तो वह उसकी प्रॉपर्टी रिटेन रखता है। तो यह बात तो सही है। पालन नहीं कर रहा है कौन सा? मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यह भी ऑप्शन क्या है? सही है। यह सही है, बातें सही है। कह रहा इसमें भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, यह भी सही है। हाँ, यह भी सही है भाई, इसे भौतिक विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। भौतिक विधि, इसकी संरचना तय होती है नहीं, यह ऑप्शन आपका गलत है। संरचना तय नहीं होती है, तो आपका देखिएगा कह रहा है कि कौन सा इसमें से, हाँ, विज्ञान में कौन से नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करते हैं। नहीं करने वाली बात आ गई भाई। तो यह बातें सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन ऑप्शन के तौर पे आपका सही कौन है? ऑप्शन आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है, बाकी के सब गलत हैं, बाकी के गलत हैं। ऑप्शन डी सही है, बाकी के सब गलत हैं, लेकिन बात सही है भाई। याद रखिएगा कि पॉइंट यहां पे ये सारे पॉइंट सही हैं, लेकिन यहां इनकरेक्ट पूछ रहा है। पालन कौन नहीं करता है, कौन नहीं फॉलो करता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका यह, इसकी संरचना तय होती है, तो इसकी संरचना फिक्स नहीं होती है, तो यह आपका फॉलो करेगा। हाँ, यह फॉलो नहीं करे, बाकी सब फॉलो करते हैं। मिश्रण के घटक उनके गुणों के बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। जैसे भी मिश्रण आप लोगे ना, उनका गुण जैसा भी रहेगा, वह जब मिश्रण बनने, जैसे एक एक डिफरेंट आप चीज लिए, जैसे शुगर ले लिए, वाटर ले लिए, आप जब उसको मिक्स कर दोगे, शुगर एंड वाटर को मिक्स करोगे, तो वह टेस्ट उसका वैसे रिटेन रखेगा, मतलब टेस्ट में परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए कह रहा है कि मिश्रण जो है अपने जो भी गुण है उनको बरकरार रखता है।
हाँ, उनको मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मिश्रण डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ के होते हैं, कुछ भी आप मिक्स कर दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ कुछ भी ले लीजिए, उसको आप मिक्स करिए तो मिश्रण हो। इनके भौतिक विधि, इनको भौतिक विधि से अलग किया जाए, बिल्कुल भाई भौतिक विधि से हम अलग कर सकते हैं। कोई कुछ भी आप देखिए भाई, कुछ भी आप मिक्स करिए, कुछ भी कंकड़ पत्थर या लोहे की फॉइल जो है, छोटे छोटे टुकड़े, हाँ, उसको आप किसमें, बालू में डाल दीजिए, उसको आप चुन के भी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। तो इसको आसानी से आप कैसे भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। और इनकी संरचना तय होती है, नहीं, यह नहीं तय होती है, लेकिन ऑप्शन यहां पे यही सही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 का 3:8 के जो है द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। 3:8 के अनुपात में यहां क्या होते हैं, द्रव्यमान में कार्बन और ऑक्सीजन। यह नियम के साथ सहमति में है। किस नियम के साथ, इसमें से किस नियम के साथ में सहमति में है? तो याद रखिएगा भाई, देखिए कह रहा ऑल द सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द मास रेशियो 3:8। 3:8 का मास रेशियो रख रहा है, 3:8 का मास रेशियो इंपॉर्टेंट है भाई, 3:8 का। और यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिएगा 3:8 का मास रेशियो रख रहा है। दिस इज एन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ मोशन। हाँ, लॉ ऑफ मोशन नहीं है भाई, लॉ ऑफ मोशन यहां पे नहीं है, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन होगा यहां पे, कि यह नियम के साथ सहमति रखता है। तो किस नियम के साथ यह सहमति रखता है? तो लॉ ऑफ मोशन यहां पे नहीं डालिएगा, यह मिसप्रिंट हो गया है, लॉ ऑफ मोशन नहीं होगा। किस नियम के साथ? हाँ, दिस इज एग्रीमेंट विथ विच लॉ, विद द लॉ। हाँ, किसके साथ यह सहमति में है, किस नियम के साथ यह सहमति में है? विथ लॉ। यहीं तक रखिए, लॉ ऑफ मोशन को हटाइए, यह किस नियम के साथ सहमति में है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं भाई, किस नियम के साथ सहमत? द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं भाई, बिल्कुल द्रव्यमान संरक्षण का नियम दूसरा है। द्रव्यमान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अलग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अलग है। इसमें क्या होता है कि मैटर ना ही क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन में। यह नियम क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है कि मैटर सॉरी हिंदी में लिख दे रहा हूं, हाँ, पदार्थ ना क्रिएट होते हैं, पदार्थ ना क्रिएट होते हैं मतलब बनते हैं, क्रिएट होते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, नष्ट होते हैं भाई, डिस्ट्रॉयड होते हैं। हाँ, डिस्ट्रॉय होते हैं मतलब कि पदार्थ ना ही क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं। किसमें? केमिकल रिएक्शन में। किसमें? केमिकल रिएक्शन में। ना क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। हाँ, होते हैं केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पदार्थ ना ही क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय, पदार्थ ना ही बनते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं। जितना आपने लिया है, जितना आपने रिएक्टेंट में लिया है उतना ही आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। जितना मास आपने किस में लिया? रिएक्टेंट में लिया, उतना ही मास आपको कहां मिलेगा? प्रोडक्ट में मिलेगा। तो यही कह रहा है पदार्थ ना ही क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो यह वाला तो फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ, यह तो नियम अलग है। कर स्थिर समानुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यह आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, स्थिर अनुपात का नियम। हाँ, पारस्परिक समानुपात रेसिप्रोकल गलत है भाई, रेसिप्रोकल गलत है। ऊर्जा संरक्षण का नियम बिल्कुल गलत है, यह तो फिजिक्स में आता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है किसी भी तरीके से। हाँ, एक रूप से दूसरे रूप में केवल एनर्जी बदलती है। तो यह नियम यह भी गलत है। तो यहां पे कौन है? स्थिर अनुपात। ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी सही। स्थिर अनुपात का नियम अब क्या होता है भाई, ध्यान से सुन लीजिए क्या होता है।
स्थिर अनुपात का नियम नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ऐसे ही रफली नोट डाउन करते रहिएगा, जितने भी चीजें बताए जा रहे हैं रफली आप नोट डाउन करते रहिए, रफ लेके बैठिए, रफली नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, इसके सभी लोग नोट्स बनाते रहिए। चलिए देखते हैं, कह रहा है स्थिर समानुपात का नियम क्या होता है। कह रहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी प्लेस से पाएं, किसी भी, आप कहीं से भी बनाएं, एटमॉस्फेयर में, लैब में, हाँ किसी इंडस्ट्री में, आप कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से भी बनाएंगे तो उसका फार्मूला क्या रहेगा भाई, CO2। CO2 अब ये आप कहीं से पाए, तो यही बात तो ये कहता है कि किसी भी प्लेस से आप लाइए कार्बन डाइऑक्साइड को, कहीं से लाइए, लेकिन इसका फार्मूला कभी नहीं बदलेगा, इसका फार्मूला हमेशा क्या रहेगा, CO2 ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा, मतलब कि एक कार्बन दो ऑक्सीजन ही रहेगा। तो कह रहा एक कार्बन जब दो ऑक्सीजन रहेगा तो एक कार्बन का मास जो होता है वह 12 होता है, और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, दो ऑक्सीजन का मास होता है 32। हाँ, दो ऑक्सीजन का मास होता है 32, हाँ एटॉमिक मास 32 होता है। अब इनका जब रेशियो किस अनुपात में यह मिले हुए हैं, तो आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं कि यह किस अनुपात में मिले हैं। तो देखिएगा यह मिलेंगे 12:32, इसको आप डिवाइड करिए, छोटा करिए भाई, तो किससे भाई, तो 3 से। तो यहां पे देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 4 से दोनों में डिवाइड कर दीजिए तो आपका आएगा यहां पे 4 से डिवाइड करने पे 3:8 का रेशियो आएगा। मतलब कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से भी पाइए, किसी भी प्लेस से लाइए, तो जब आप इसका रेशियो देखेंगे, क्योंकि फार्मूला तो वही रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका रेशियो देखेंगे 3:8 का होगा। और यह किसने बताया था, यह प्राउस्ट ने बताया था, यह प्राउस्ट ने, यह नियम प्राउस्ट ने दिया था, हाँ जोसेफ प्राउस्ट नाम था। और इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम, या डिफिनिट प्रोपोर्शन, एक नाम से और भी जानते हैं इसको, डिफिनिट प्रोपोर्शन, डिफिनिट प्रोपोर्शन, डिफिनिट प्रोपोर्शन का नियम कहते हैं भाई, डिफिनिट प्रोपोर्शन याद रखिएगा। डिफिनिट फिक्स भाई, डेफिनेट का मतलब ही फिक्स होता है, कांस्टेंट का मतलब भी फिक्स ही होता है, बात एक ही है। पारस्परिक समानुपात का नियम बिल्कुल गलत है भाई, पारस्परिक समानुपात का नियम नहीं है यहाँ पे, रेसिप्रोकल का नियम है ही नहीं, ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं है, तो यह भी गलत है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है भाई, देखिए वाष्पीकरण की दर को कम करता, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कौन सा फैक्टर रिड्यूस करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को, हाँ कौन सा फैक्टर क्या करता है, रिड्यूस करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को। तो देखिएगा ऑप्शन कौन कौन से हैं इसमें, ऑप्शन कौन कौन से, तापमान में वृद्धि, बिल्कुल गलत भाई, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि, ऑप्शन गलत है, टेम्परेचर आप बढ़ाइए इवेपोरेशन। सतह क्षेत्र में वृद्धि, एरिया भी बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, हाँ एरिया बढ़ाने पे भी इवेपोरेशन बढ़ता है, याद रखिएगा, मैंने वीडियो डाला है उसमें इसके बारे में डिटेल में बताया है कि क्या है कैसे है। तो एरिया बढ़ाएंगे तो वह भी क्या होगा, हाँ उसमें भी क्या होता है, वृद्धि होती है, तो यह भी क्या है, गलत है भाई, हाँ एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन में वृद्धि होगी, वाष्पीकरण में वृद्धि होगी, तो यह दोनों ऑप्शन आपके क्या है, गलत है। चलिएगा नेक्स्ट क्या है, नमी, हाँ भाई बिल्कुल सही है, हाँ नमी सही है, मॉइस्चर ऑप्शन सही है। देखिएगा अभी ठंडक आ रहा है ना, आप देखिए जब गर्मी पड़ता था, बहुत तेजी से गर्मी होता था, तो क्या होता था, आप कपड़े को छत पे ले जाके डाल देते थे, एक आधे घंटे में सूख जाता था, या घर में रख देते थे तो भी सूख जाता था कपड़े, यानी कि वहां पे क्या था, तापमान में वृद्धि था। उस समय गर्मियों में तापमान में क्या होता, वृद्धि होता, तापमान में वृद्धि होता। लेकिन अभी जब ठंडक आ जाएगा, ठंडी आ रहा है ना धीरे धीरे, तो इसमें क्या होगा, आप कपड़े को सुखाइए, टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, फैन ऑन करना पड़ता है, कपड़े को घर में लाते हैं, फैन ऑन करते हैं, जब देखिए फैन ऑन करते हैं मींस एटमॉस्फेयर में इस समय क्या नमी हो जाती है, ठंडक में, ठंडियों में एटमॉस्फेयर में नमी हो जाती है, तो नमी होने की वजह से, मॉइस्चर होने की वजह से वाष्पीकरण की दर घट जाती है, वाष्पीकरण की दर घट जाती है, यह पॉइंट याद। हवा की गति में वृद्धि, अभी बताया हमने, अभी बताया भाई जैसे हवा आप स्पीड बढ़ाएंगे इवेपोरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेशन, फैन ऑन करते हैं आप,
अब जैसे अभी कपड़े डाल देंगे धूप में तो बाई चांस और ज्यादा ठंडक पड़ने लगा, नहीं सूखता तो उसको उठा के लाते हैं, नीचे लाते हैं तो उसको फैन के नीचे रखते हैं, तो क्या हुआ, एयर हवा की स्पीड बढ़ गई ना, विंड स्पीड यहां पे बढ़ गई, विंड स्पीड बढ़ गई तो जिसकी वजह से इवेपोरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो यह भी आपका क्या है, ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा यह क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पे सही है। हाँ, और इन सभी क्वेश्चंस आप पढ़िएगा, आपको वीडियो मैंने डाला हुआ है, सारे क्वेश्चंस के उसमें जवाब मिलेंगे, आप ध्यान से उसको पढ़ते रहिएगा। हाँ, और काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा वह वीडियो। चलिएगा अब देखिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। चलिए देखिए, तरल की अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। हाँ, तरल की अवस्था से गैसीय अवस्था के रूपांतरण को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। क्या कन्वर्जन है भाई, कह रहा है कि कन्वर्जन आप करिए लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, क्या होगा। हाँ, कन्वर्जन क्या है भाई, कौन सा इसमें कन्वर्जन होता है, लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऑक्सीकरण। बिल्कुल गलत, ऑक्सीकरण तो होता ही नहीं भाई। ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण आप याद रखिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में यदि ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। याद रखिएगा ऑक्सीकरण क्या होता है कि लिखिए, देख लीजिए कि जब भी देखिएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन, बिल्कुल भाई गलत है, यह भी गलत है। ऊर्ध्वपातन क्या है, गलत, सही नहीं। ऊर्ध्वपातन क्या है, गलत है। ऊर्ध्वपातन भाई आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो देखिए, देख लीजिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है। यह सॉलिड से देखिएगा, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड में, सॉरी लिक्विड में नहीं, गैसियस में कन्वर्ट किया जाता है। हाँ, सॉलिड से डायरेक्ट या किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, बिना लिक्विड में परिवर्तित हुए, बिना लिक्विड में परिवर्तित हुए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। याद रखिएगा कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है, वह उसको जब हीट किया जाता है तो वह डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से हीट करने पे, गर्म करने पे किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन यहां तो लिक्विड की बात कर रहा है, तरल की बात कर रहा है। हाँ, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। नाउ नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण, सही है। ऑप्शन सी क्या है आपका, सही। आप याद रखिएगा कि भाई वाष्पीकरण यहां पे सही है। कैसे भाई, देखिएगा कैसे। आप कभी भी लिक्विड को, आप घर पे कुछ भी बना रहे हो तो उसमें पानी डालते हो भाई, हीट करो तो धीरे धीरे क्या होगा, वह वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसको जैसे जितना आप हीट करोगे या किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। हाँ, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यही कह रहा है, सॉलिड से गैस में, गैस बन गया भाई, सॉरी लिक्विड से गैस में, यह लिक्विड है और यह किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो आप, तो इसको आप क्या कहोगे भाई, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो वाष्पीकरण। हाँ, वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। संघनन बिल्कुल गलत है भाई। संघनन का मतलब होता है कंडेंसेशन। भाई अब देखिए कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन मतलब कि गैस से किस में कन्वर्ट करना, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना। यहां तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा ना। अब गैस से जब हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, गैस से कूल करके, ठंडा करके, कूल करके किस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो याद रखिएगा भाई यह क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन कहलाएगा। हाँ, गैस से लिक्विड में जब कन्वर्ट करेंगे तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। और फिर से कह रहा है कि और ज्यादा इसको जब कूल करेंगे, और ज्यादा ठंडा करेंगे तो यह किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, और ज्यादा ठंडा करने पे यह सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहां से यहां जाएगा तो इसको कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग याद रखिएगा, इसको कहते हैं फ्रीजिंग। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है।
तो यह ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही है। तो क्लियरली देखते रहिए, कई सारे क्वेश्चन का जवाब मैं यहां पे देता जाऊंगा, सारे ऑप्शन को क्लियर करता जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? तो इजी है भाई, किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? अभी हम लोग पढ़े हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात की है, मैंने बताया भी है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? काफी इजी है भाई, किसने दिया? तो अभी आपको बताया गया जैक्स चार्ल्स, गलत, जैक्स चार्ल्स ने नहीं दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका क्या है? सही। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही। एंटोइन पूरा नाम है इनका, एंटोइन, हाँ एंटोइन पढ़ते हैं, हाँ नहीं लेवोजियर, एंटोइन लेवोजियर। इन्होंने कौन सा नियम दिया था? इन्होंने अभी इससे पहले मैंने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। तो भाई ये ऑप्शन गलत। रॉबर्ट बायल्स ने क्या दिया? बायल का नियम क्या होता है भाई? बायल का नियम याद रखिएगा, यह भी गलत ही है, और बायल गैसों पे नियम दिए थे, हाँ गैसियस मॉलिक्यूल पे नियम दिए थे कि भाई बायल ने क्या कहा? बायल ने कहा कि जितना आपने मॉलिक्यूल लेने हैं, हाँ जितना भी आप क्या कर रहे हो, एक कंटेनर में ले रहे हो, हाँ इसके बाद क्या रहा है कि उतना ही मॉलिक्यूल, कितना भी गैस के मॉलिक्यूल इसमें होंगे, उतना ही मॉलिक्यूल क्या मिलेंगे? दूसरे गैस के में मिलेंगे। तो फिलहाल दूसरे कंटेनर में, सेम साइज के कंटेनर में उतना ही मॉलिक्यूल मिलेगा गैस का। तो फिलहाल हमें यहाँ देखिए बायल्स लॉ, गैसियस लॉ, रॉबर्ट बायल्स, वैसे आपके सिलेबस में ही नहीं है, क्वेश्चन दे दिया है, चलिए बट दे दिया, ऑप्शन में दे दिया, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है आपका? सही बी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या है? सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? सेम है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोग के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान का नींव रखा? दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट किसने दिया था? हाँ दो इंपॉर्टेंट लॉ किसने दिया था? तो देखिए डेमोक्रिटस ने नहीं दिया था, डेमोक्रिटस ने केवल एटम का नाम रखा था, हाँ एटम, परमाणु का। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, हाँ स्टार्टिंग में क्या हुआ था? स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री जो है मैटर का, तो उसमें कहा जाता है कि महर्षि कणाद ने परमाणु को एक नाम दिया था। महर्षि कणाद इंडियन फिलोसफर थे एंशिएंट टाइम के, तो महर्षि कणाद ने क्या कहा था? केवल शॉर्ट में उनका नाम ही कणाद केवल लिख रहा हूं। तो देखिए कणाद ने, महर्षि कणाद, हाँ देखिए कणाद ने कहा था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता ना वह होता परमाणु। ठीक है भाई, इन्होंने एंशिएंट टाइम में बता दिया था, महर्षि कणाद ने बता दिया था कि परमाणु, एटम, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल। इसी को डेमोक्रिटस ने क्या किया? नाम दिया, क्या? एटोमियो। लैटिन वर्ड का एक वर्ड, लैटिन में एक वर्ड एटोमियो, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, जो टूटता नहीं है, जो और अधिक टूटता नहीं। उस एटोमियो से इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था? एटम। परमाणु को इन्होंने किस में कन्वर्ट किया? एटम में। बस नेमिंग की थी डेमोक्रिटस ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया भाई? रदरफोर्ड मॉडल ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी भाई, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो रदरफोर्ड की बातें हम लोग करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बट ये ऑप्शन आपका गलत है, यह भी ऑप्शन आपका गलत है, दोनों ऑप्शन आपका गलत है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, तो ये अलग ही बातें हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नाउ नेक्स्ट आते हैं एंटोइन एल लेवोजियर। हाँ एंटोनी एल लेवोजियर, तो भाई याद रखिएगा इन्होंने भी नहीं, इनका नियम आपको बता दिया गया। तो किसने किया था? याद रखिएगा जोसेफ एल
प्राउस्ट ने किया था। हाँ, जोसेफ एल प्राउस्ट ने 2 नियम दिए थे भाई, 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो किसने? जोसेफ प्राउस्ट ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है भाई, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2 क्वेश्चन दिए हैं, हाँ 2 हैं यहाँ पे, कौन सा सही है? कह रहा एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में से सभी के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन ए है। अब याद देखिए ए वाला कह रहा है कि इसमें रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों, हाँ अभिकारकों और उत्पादों की सभी परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है भाई। सभी परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। इसमें देखिएगा, हाँ यही कह रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑल द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। भाई बिल्कुल सही है कि भाई हाँ जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा, जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है मींस आपने जितना रिएक्टेंट में लिया उतना ही आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। याद रखिएगा कि जितना आपने कहां लिया? रिएक्टेंट में लिया, उतना ही आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। तो दोनों, हाँ कह रहा है कि दोनों का अभिकारक और उत्पादों का जो मास है वह हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो यह सही है भाई, पहला ऑप्शन सही है, पहला सही है। इसमें दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है? एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है। बिल्कुल सही है, यह भी सही है। हाँ तो दोनों यहां पे सही है। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा लगेगा। कह रहा ए और बी दोनों सत्य है। शायद ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। कह रहा है कि भाई अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की संख्या क्या हो, एटमों की संख्या समान होगी, मास दोनों का सेम होगा। सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। असंतुलित यदि रासायनिक समीकरण है तो उसमें उत्पादों की संख्या क्या होगी? असमान होगी। अभिकारकों की संख्या असमान होगी, दोनों का समान नहीं होगा। तो क्या कह रहा है? ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन ए सही है, ए और बी दोनों असत्य हैं। गलत है, ए और बी असत्य होते हैं। अब ऑप्शन सी केवल बी सत्य है, गलत। केवल डी सत्य है, सॉरी केवल ए सत्य है। ऑप्शन डी भी गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? कह रहा है किसी तरल की समान मात्रा, समान क्वांटिटी में कोई तरल आपने लिया है के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति धीमी होती है? भाई किस प्रक्रिया की गति धीमी होगी? निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया का गति धीमा होगा? हाँ देखिएगा, यदि तरल क्या है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया की गति धीमी होगी? कौन सी प्रक्रिया की गति धीमी होगी? यदि क्या है भाई, यदि हाँ धीमी गति किसकी होगी? तो भाई श्योर सी बात है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विच हैव स्लोवेस्ट स्पीड फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड। कौन सी स्लोवेस्ट स्पीड होगी? बॉइलिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग। कंडेंसेशन तो भाई फास्ट हो जाएगा, हाँ बॉइलिंग भी हो जाएगा। हाँ तो कह रहा है किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे कम होगी? हाँ सबसे कम होगी। यदि सबकी समान क्वांटिटी लिया जाए तो कौन सी प्रक्रिया की गति क्या होगी? यहां से सबसे कम होगी। तो याद रखिएगा आपका सी, यह क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है। तो हाँ याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा। हाँ आरआरबी एएलटी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह पॉइंट याद रखिएगा कि किसका इसमें गति क्या होगा। एक मिनट कह रहा किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति धीमी होगी? तो तरल है तो यह होगा ही होगा, यह तो होगा भाई। धीमी किसकी होगी यह पूछ रहा है क्वेश्चन में, धीमी किसकी होगी यह पूछ रहा है भाई। हाँ तरल है तो यह भी हो जाएगा, वाष्पीकरण होगा, यह भी होगा। हाँ
हिमांक भी होगा, संगणन, चलिए भाई हिमांक होगा, घटेगा, तो ऑप्शन सी, हिमांक घटेगा। पहले ये कंडेंसेशन, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। और सारे ऑप्शन यहां पे क्या है आपके, सॉरी ये ऑप्शन आपका डी सही है, सॉरी देख लीजिएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा निम्न में से कौन सी विधि जल को क्या है पंकिल जल से अलग करती है। देखिएगा, व्हाट इज द फॉलोइंग मेथड विल सेपरेट वाटर फ्रॉम मडी वाटर। मडी वाटर मतलब कि आप याद रखिए, मडी वाटर मतलब वाटर में क्या मड पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, तो किस प्रक्रिया द्वारा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। सेपरेशन बाय फनल, डिस्टिलेशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन एंड फिल्टरेशन। देखिएगा कौन कौन सा, तो सेपरेशन, देखिए सेपरेशन बाय फनल, सेपरेशन बाय फनल से होगा नहीं भाई, नहीं होगा। फनल आप लगाएंगे सेपरेट करेंगे, होगा नहीं। फनल कैसा भाई, इस तरह के होता है। देखिए सेपरेशन बाय फनल से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन बाय फनल में हम लोग, देखिए फनल इस तरह का है, यहां पे आपका कॉर्क लगा हुआ होता है, इसको ऑन करते हैं। इसमें दो ऐसे लिक्विड को हम लोग सेपरेट करते हैं जो मिक्स ना हो, जैसे ऑयल एंड वाटर को, जैसे ऑयल एंड वाटर को इससे हम लोग सेपरेट करते हैं। तो यह क्या है, ऑप्शन आपका गलत है। ऑयल एंड वाटर को इससे, फनल से हम लोग सेपरेट करते हैं। कीप से हम लोग ऑयल एंड वाटर को, कह रहा आशोवन विधि से, डिस्टिलेशन से, बिल्कुल नहीं, यह भी गलत है भाई। डिस्टिलेशन प्रोसेस आपका क्या है, गलत है, याद रखिएगा। डिस्टिलेशन में नहीं होता, डिस्टिलेशन से हम लोग क्या करते हैं, उस तरह के मिक्सर को अलग करते हैं, दो मिसिबल लिक्विड को अलग करते हैं, दो मिसिबल लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, यहां पे अलग करते हैं। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस भी आपका क्या है, गलत है। दो मिक्स ऐसे हो, जैसे वाटर एंड अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल, यहां पे इससे हम लोग क्या करते हैं, वाटर एंड अल्कोहल, दो मिक्स वाले जो मिक्स हो जाते हैं उनको अलग करते हैं। तो वाटर एंड अल्कोहल को किससे अलग करते हैं, तो वाटर और अल्कोहल को यहां पे अलग करने के लिए, वाटर प्लस अल्कोहल का यदि मिक्सचर है तो इसको हम लोग डिस्टिलेशन से अलग करते हैं, याद रखिएगा, डिस्टिलेशन से। पॉइंट होता है भाई कैसे अलग करते हैं, तो टेम्परेचर के बेसिस पे अलग करते हैं, हीट करते हैं, जिसका टेम्परेचर लो वह उतना आसानी से क्या होगा, जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसका पूरा सेटअप लगाया जाता है, सेटअप की वजह के पैटर्न पे होगा कि पूरा का पूरा इसका फिगर बना के दिखाया जाता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि डिस्टिलेशन से हम लोग वाटर एंड अल्कोहल को अलग करते हैं, मतलब दो मिसिबल सब्सटेंस को अलग करते हैं, दो मिसिबल सब्सटेंस को अलग करते हैं, दो मिसिबल लिक्विड को अलग करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसका आपको पता 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है एंड इसका 78 डिग्री सेल्सियस होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर। तो देखिएगा, अब आ जाइए नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस गलत है भाई, क्रिस्टलाइजेशन भी यहां पे क्या है, गलत है। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। फिलहाल फिल्ट्रेशन, अगर जो ऑप्शन दिया होता है यहां पे, ऑप्शन क्या दिया होता, एक और ऑप्शन होता है बट वो है नहीं, अगर जो वो दिया रहता तो वही सही होता, लेकिन यहां पे अभी हम लोग मान लेते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस। एक जस्ट बोल दीजिए कि 10 क्वेश्चन और है, उसे अगली क्लास में करेंगे, इसी के बाद प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगा। ठीक, ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन और है, इसके बाद वह प्लेलिस्ट में पड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा उसको। तो आज के लिए यही तक, धन्यवाद, थैंक यू, चलिए।